जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में आपके पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पोषण और मानव विकास के मूल तत्व। ठीक है। अच्छा, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम 2025 के लिए, और यह जो क्लास है एग्ज़ाम 2026 और एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपके 8 यूनिट है। मैंने सिलेबस ऑलरेडी आपका डिस्कशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, उसमें जाइएगा। आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। चले, आपको 8 यूनिट पढ़ना है। 8 यूनिट में ये यूनिट 1 है और क्लास भी 1 है आपका। ठीक है। यूनिट 1 है, क्लास 1 है। नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपके 8 यूनिट कवर कर लूँगा। ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है HSC 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलें मैं आपको बता देता हूँ, आप आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। सर जी लिखित पेपर क्यों नहीं करा रहे हैं? बिल्कुल कराए हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक है, जब उसमें जाएंगे तो आपको लिखित क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है। तो मैं लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो गारंटी है कि आप एग्जाम से पहले काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कर सकेंगे। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहां उत्तर प्रदेश के सारे यूनिवर्सिटी के लिए है ये क्लास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन लिखित एग्जाम होता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, और इस बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए आप चाहे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे DDU हो, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सभी के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। यदि उनका सिलेबस और सब्जेक्ट सेम है तो वो भी क्लास कर सकते हैं। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस क्लास को आगे, ठीक है, ज़रूर शेयर करेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखें इस तरह से आपका एक शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, 3 साल मेरे साथ जुड़े रहना है आप सभी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड करें। अपने दोस्तों से कहें क्लास बीए सेमेस्टर वाला पे स्टार्ट हो गया है। 8 यूनिट आपके एग्जाम से पहले कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 2-3 प्रश्न आते हैं लिखने के लिए, वो तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। चलें लिख लेंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्या क्या आएगा, उस तरह से सभी प्रश्नों को आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, दुग्ध जो होता है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी जो दूध का प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ठीक है। रेनिन को काइमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेनिन का दूसरा नाम क्या है? काइमोसिन। ठीक है। यह एक प्रोटीएट एंजाइम है जो दूध में मौजूद कैसियोनोजेन नामक प्रोटीन को पचाता है। अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जो मैं पोस्ट करता हूं वीडियो, पहला ही पोस्ट पे आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करके कमेंट करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। पहला जो पोस्ट रहेगा उस पर आपको कमेंट करना है, सर BA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस का जो क्लास कराएं उसका PDF दे दीजिए, तुरंत आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलें, इसमें दूसरा प्रश्न है, दूध, पनीर और दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है? मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए और मांसपेशियों के लिए। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन जो B3 है, इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन। ठीक है। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। नियासिन को विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा में त्वचा, पाचन तंत्र और मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आपका जो त्वचा है रूखा हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र जो भी आप खाएंगे वो ठीक तरह से पचेगा नहीं। ठीक है, मस्तिष्क, बाल झड़ने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया जैसे लक्षण दिखते हैं। नियासिन की कमी से मौत भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही डेंजर है। चलें, आपका चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? ऑक्सीजन, प्रकाश, भोजन या जल? तो इसमें जो भोजन है, खाना, यह मानव शरीर का पोषण करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? गुड़ है, गन्ना है, नमक है या हल्दी? तो नमक में सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत होता है नमक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, निम्न में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो विटामिन ए से नेत्र ज्योति ठीक रहती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ध्यान रखेंगे। जितने भी विटामिन है सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आप लोग याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है आपका, वसा की कमी से होता है, यानी फैट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? फ्राइनोडर्मा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में और यहाँ से बनते हैं, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलें, 8वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है? देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और आपके जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। ए ऑप्शन में दिया है ए, डी, ई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है, विटामिन सी है, विटामिन सी का यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन है? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, कोबाल्ट युक्त विटामिन है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है? तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए थोड़ा सा मैं प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। प्रोटीन की आधारभूत इकाई एमिनो एसिड होती हैं। ठीक है सर, एमिनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है एमिनो एसिड आपस में मिलकर कौन सी श्रृंखला बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, कई सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रोटीन मानव शरीर में ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है। एंजाइम भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आपके शरीर पूछता है आपके एग्जाम में कि आप ऊतकों का मरम्मत कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, पोषण तत्वों के आधार पर भोजन समूह क्या है? पोषण तत्वों के आधार पर भोजन समूह है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्वों के आधार पर भोजन समूह है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, खनिज लवण युक्त भोजन क्या है? तो इसमें जो मांस, मछली, दूध, दाल, हरी पत्ते वाली सब्जियां, ये सभी क्या हैं? ये सभी खनिज लवण युक्त भोजन हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, भोजन पकाने के लाभ क्या हैं? सुगंध और स्वाद में वृद्धि, बैक्टीरिया का नष्ट होना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 16 पूछा गया है, वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व क्या है? यानी वृद्धि कारक मतलब समझ रहे हैं, वृद्धि कारक मतलब आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है, आप स्वस्थ कैसे रहते हैं, ऐसे पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? तो ऐसे पौष्टिक तत्व हैं खनिज लवण और प्रोटीन। ठीक है, ये सभी वृद्धि कारक हैं। वृद्धि कारक मतलब आपके शरीर का डेवलपमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, प्रत्यापथ एक आहार विज्ञान है क्योंकि शक्ति का विकास होता है।
शारीरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का, ये दोनों का विकास होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है आपका, आयोडीन किस में पाया जाता है? तो जो आयोडीन है यह प्याज में भी पाया जाता है, समुद्री घास में भी आयोडीन पाया जाता है, समुद्री मछलियों में भी आयोडीन पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है यहाँ पे, जल की मात्रा किससे प्राप्त होती है? रसीले फल से, दूध से, पेय पदार्थ से? बताइए। बिल्कुल, रसीले फल से भी जल की मात्रा प्राप्त होती है, दूध से भी और पेय पदार्थ से भी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है भैया, भोजन में विषाक्तता के क्या कारण है? यानी भोजन में विषाक्तता के क्या कारण हो सकते हैं? आंतरिक कारण हो सकते हैं, बाह्य कारण भी हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 21 स्टार्ट हो गया है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या पूछा गया है हमारा। चलें, प्रश्न नंबर 21 है, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मानक क्या हैं? तो इसका मानक है खाद्य सुरक्षा मानक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा गया है, खाद्य एक्ट कानून किस सन में बना? 1956 में, 1954 में, 1960 में या 1962 में? बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल, खाद्य एक्ट जो कानून है 1954 1954 में बना था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया, ISI पदार्थ की गुणवत्ता कब पारित होती है? ISI आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर पर भी लिखा होता है और चूल्हे पर भी ISI का मार्का लिखा रहता है, ठीक है। ISI का मार्का आपके कुकर पर भी लिखा रहता है, कई सारे प्रोडक्ट पर आपके ISI का मार्का आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये पदार्थ की गुणवत्ता जो ISI है ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1952 में, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, 1952 में पारित हुआ था। लेकिन ध्यान रखेंगे एक प्रश्न और बनता है, ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेंगे। इसका गठन 1952 में हुआ था, लेकिन ISI मार्का का उपयोग जो है वो 1955 में शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, गठन 1952 में हुआ था, लेकिन जो उसका उपयोग है 3 साल बाद शुरू हुआ, यानी 1955 से, ठीक है। चलें, इसमें 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, शक्तिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन हैं। देखिए, शर्करा है, स्टार्च है और वसा, ये सभी क्या हैं? शक्तिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। सॉरी। प्रश्न नंबर 25 आपका इसमें पूछा गया है, भोजन का वर्गीकरण है पोषक तत्वों के आधार पर, कार्यानुसार या फिर नियमानुसार? बताने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल, पोषक तत्वों के आधार पर भी और कार्यानुसार भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, नियात्मक तथा सुरक्षात्मक भोजन क्या है? विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। बिल्कुल, नियात्मक और सुरक्षात्मक जो भोजन होते हैं विटामिन और खनिज लवण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह शर्करा युक्त में, जो शर्करा युक्त होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और श्वेतसार युक्त में भी होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी दोनों, ठीक है, डी ऑप्शन। सर जी ये बताइए श्वेतसार युक्त भोजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब आते हैं श्वेतसार युक्त भोजन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति का साधन है, यानी शरीर निर्माण की इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनसे शरीर की निर्माण होती है, यानी शरीर डेवलपमेंट करता है? कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, प्रोटीन से भी शरीर का निर्माण होता है, लोहा यानी आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, जल, ये सभी से, ठीक है, आपके शरीर के निर्माण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है यहाँ पे, शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पचने वाले
वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक होते हैं भोजन कहे जा सकते हैं। किसका कहना है? ये चैम्बर्स डिक्शनरी का कहना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चैम्बर्स डिक्शनरी क्या है सर जी, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, अभी मैं आगे इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30 है, भोजन के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के भोजन के वर्गीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखें, पहला है शाकाहारी भोजन, दूसरा है मांसाहारी भोजन। शाकाहारी जो भोजन होते हैं, शाकाहारी भोजन में अच्छा हाँ, जिसमें मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं किया जाता है वो शाकाहारी भोजन होते हैं, और जिसमें मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन किया जाता है वो मांसाहारी भोजन होते हैं। शाकाहारी भोजन में दाल, चावल, सब्जी, साग, ये सभी क्या है? शाकाहारी भोजन है। ठीक है, मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चले अब प्रश्न नंबर 31 आपका यहाँ पर पूछा गया है, किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके? भोजन वह है जो वृद्धि को प्रोन्नति करता है। तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि को प्रोन्नति करता है। सर जी अब बताइए चैम्बर्स डिक्शनरी क्या है? देखिए, चैम्बर्स डिक्शनरी के बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है आपके लिए। देखें, चैम्बर्स डिक्शनरी एक अंग्रेजी डिक्शनरी है जो क्रॉसवर्ड पहेलियों को सुलझाने वाले और स्क्रैबल और वर्ड्स विथ फ्रेंड जैसे शब्दों के खेल खेलने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है। यह यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हार्डबैक डिक्शनरी है। इसकी खास बात क्या है? चैम्बर्स डिक्शनरी के बारे में अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें 9000 सामान्य शब्दों के लिए हजारों परिभाषाएं और थिसारस विकल्प मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ शब्दों की अनोखी और विचित्र परिभाषाएं होती हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपका, इसे विलियम और रॉबर्ट चैम्बर्स ने साल 1872 में चैम्बर्स इंग्लिश डिक्शनरी के नाम से प्रकाशित किया था। यह जेम्स डोनाल्ड द्वारा संकलित 1867 के चैम्बर्स एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी का विस्तारित संस्करण था। ठीक है, चलें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चैम्बर्स डिक्शनरी क्या है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप लोग बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, संरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, यानी सुरक्षात्मक, आपके शरीर को सुरक्षा पहुंचाने वाले कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं भैया? तो देखें, विटामिन और खनिज लवण ये दोनों आपके शरीर को सुरक्षा पहुंचाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, शरीर निर्माण की इकाई है, इंद्रिय है, ऊतक है, अवयव है या कोशिका है? शरीर निर्माण की इकाई कोशिका को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शरीर निर्माण की इकाई कोशिका होती है। कोशिकाएं शरीर की मूलभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई हैं। सभी ऊतक और अंग कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपका क्या पूछा गया है? कोशिका झिल्ली बनी होती है जलीय पदार्थ से, कोशिका केंद्रक से, जीव द्रव्य से या फिर कैल्शियम लवण से? तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है कैल्शियम लवण से बनी होती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या साइटोप्लाज्मिक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली में 2 परतें होती हैं, एक होता है आंतरिक फास्फोलिपिड परत और दूसरा होता है बाहरी फास्फोलिपिड परत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 परतें होती हैं कोशिका झिल्ली में। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछता है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 35 है, कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से, यानी जो भोजन होता है भोजन के पदार्थ के ऑक्सीकरण से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करता है। आपके एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, कोशिका में जनन क्रिया होती है। कोशिका में क्रिया जो जनन होती है केंद्रक के द्वारा होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया भैया, प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है उसे कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है उसे प्रोटोप्लाज्म या जीवसार कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 है, पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को कहते हैं। तो सभी अंगों, पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 है, पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं। पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं लार ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो आप खाना खाते हैं उसको पचाने में ये सहायक अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। और ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि 3 साल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी। ठीक है, चलें, आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, बहुत ही बारीकी से कराई जाएगी। अच्छा, इसमें आपका ये आखिरी प्रश्न है यूनिट 1 का। ठीक है, ये यूनिट 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आहार नाल में पाचन क्रिया आपके मुंह से प्रारंभ हो जाती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें, जो मैंने कहा है प्लीज़ उसे ज़रूर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।